संत तुकाराम महाराज प्राथमिक शाळा क्रमांक 138 इयत्ता 8वी विज्ञान पाठ 12 घर्षण. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज इयत्ता 8वी विज्ञानमध्ये पाठ 12वा घर्षण विषयी शिकणार आहोत. विद्यार्थ्यांनो, घर्षण हे एक प्रकारचे गतीला विरोध करणारे बळ आहे. तर हे घर्षण फायदेकारक असून नुकसानकारक सुद्धा आहे. तर त्याच्याविषयी आपण वीडियोद्वारा समजुती मिळवूया. बच्चों, आज हम घर्षण बल के लाभ तथा हानि के बारे में सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि घर्षण बल को कैसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है. बच्चों, आप शायद सोचेंगे कि घर्षण हानिकारक है, पर ये अनिवार्य भी है. क्या आप बर्फ पर चल सकते हैं? ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बर्फ की सतह बहुत चिकनी होती है. इस कारण घर्षण बल कम लगता है. तो चलने के लिए घर्षण बल हमारे लिए आवश्यक है. बच्चों, आप समतल श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं सकते एक चौक के साथ, लेकिन हम श्यामपट्ट के रुक्ष पृष्ठ पर लिख सकते हैं क्योंकि श्यामपट्ट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और लिखना आसान हो जाता है. घर्षण के कारण कारें सड़क पर चल सकती हैं. कार को अच्छी तरह चलाने के लिए टायर की पकड़ सड़क पर मजबूत होनी चाहिए. कल्पना कीजिए, यदि सड़क तथा कार के टायरों के बीच घर्षण ना होता तो उन कारों की ना तो गति आरंभ की जा सकती, न ही उन्हें रोका जा सकता और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती. तो बच्चों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि घर्षण क्यों आवश्यक है. बर्फीली सड़कों पर फिसलन होती है क्योंकि बर्फ के कण और जल घर्षण कम कर देते हैं. अगर कोई भी बर्फीली सड़कों पर साइकिल चलाने का प्रयत्न करता है तो टायर फिसल सकते हैं तथा दुर्घटना हो सकती है. यदि आपके पास साइकिल है तो आपने टायर पर ब्रेक पैड लगा हुआ देखा होगा. जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ये ब्रेक पैड साइकिल के पहिए की रिम पर दबाव डालता है, जिसके कारण घर्षण उत्पन्न होता है और साइकिल रुक जाती है. जब आप माचिस की तीली को माचिस के रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है जो माचिस की तीली जलाने के लिए आवश्यक है. घर्षण को अक्सर हानिकारक परंतु अनिवार्य कहा गया है क्योंकि ये है तो आवश्यक, पर ये हमारे द्वारा लगाए गए बलों के विपरीत काम करता है. लेकिन बच्चों, कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है और हम उसे बढ़ाना चाहते हैं. पर कैसे, आइए समझते हैं. यदि आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि आपके जूतों की तली खांचेदार होती है क्योंकि खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं. इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती रहे. बच्चों, व्यायाम और कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर कोई खुरदरा पदार्थ जैसे चॉक पाउडर या मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वो अपनी पकड़ अच्छी बना सकें, क्योंकि बच्चों मिट्टी पसीने को सोख लेती है तथा अच्छी पकड़ बनाने के लिए घर्षण बढ़ाती है. लेकिन घर्षण सदैव वांछनीय नहीं होता, ये हानिकारक भी होता है क्योंकि घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वो पेंच, जूते के सोल अथवा मशीनों के भाग ही क्यों ना हो. और बच्चों, कई मशीनों के भागों के बीच घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण ऊर्जा नष्ट हो जाती है तथा मशीनों के भाग भी घिस जाते हैं. लेकिन कुछ स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है और हम उसे कम करना चाहते हैं. पर कैसे, आइए देखते हैं. व्यापक तौर पर लोग मशीनों के गतिशील भागों के बीच घर्षण कम करने के लिए ग्रीस, तेल आदि लगाते हैं. इसी कारण इनकी एक पतली परत बन जाती है और गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते. एक बात और, घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं. हम व्यापक तौर पर दरवाजों के कब्जों में स्नेहक के रूप में तेल डालते हैं. ये गतिशील भागों के बीच घर्षण कम करता है और दरवाजा आराम से बंद या खुलने लगता है आवाज किए बिना. बच्चों, कभी सोचा आपने कि हम कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि ये घर्षण कम करता है बोर्ड, स्ट्राइकर तथा गोटियों के बीच में, ताकि स्ट्राइकर और गोटियां आसानी से बोर्ड पर गति कर सकें.
आप जानते हैं कि तरल घर्षण या कर्षण बल कैसे कम होते हैं? तरल में गति करने वाली वस्तुओं को विशिष्ट आकृति प्रदान करके तरल घर्षण कम किया जा सकता है। इसीलिए हवाई जहाज, जेट आदि की विशिष्ट आकृतियां होती हैं मछलियों की तरह, ताकि जब वो हवा में उड़ते हैं तो उन पर कर्षण बल कम लगे। आइए अब संक्षेप में दोहराते हैं जो हमने सीखा है। घर्षण हमारी बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर में घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। कभी कभी घर्षण अवांछनीय होता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। तरल में गति करने वाले वस्तुओं को विशिष्ट आकृति प्रदान करके घर्षण को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उन्हें विशिष्ट आकृतियां देकर, जैसे मछलियों की तरह। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। बच्चों, ये तो हम जानते ही हैं कि घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। आइए अब विभिन्न प्रकार के घर्षण बल के बारे में सीखते हैं। यदि आपके फर्श पर एक बक्सा है जो गतिशील नहीं है, तो वहाँ स्थैतिक घर्षण होता है, जो उस बक्से को वहीं रखता है जब तक कि आप बक्से को एक निश्चित बल के साथ धकेलते या खींचते नहीं हैं। भारी बक्से के लिए अधिक बल, लेकिन हल्के बक्से के लिए कम बल लगता है। अतः स्थैतिक घर्षण उस घर्षण को कहते हैं जब कोई वस्तु गतिशील नहीं होती है, अर्थात किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। अब हम ये तो जानते ही हैं कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर गतिशील होती है तो घर्षण उसके गति के विपरीत कार्य करता है। यदि आप एक गेंद को किसी सतह पर लुढ़काते हैं तो थोड़े समय पश्चात वो रुक जाती है, क्योंकि घर्षण उत्पन्न होता है जब गेंद की सतह उस सतह के विपरीत रगड़ती है जिस पर वो गतिशील है, और ये घर्षण बल उस बल के विपरीत कार्य करता है जिसके कारण गेंद गतिशील है। चलिए एक परीक्षण करते हैं। बच्चों, किसी मेज पर हम एक आनत समतल बनाते हैं। इसके पृष्ठ चिकने हैं। फिर हमने चिकने पृष्ठों वाले एक वर्गाकार ब्लॉक को इस समतल के उच्चतम बिंदु, मान लीजिए बिंदु ए पर रख दिया, और बच्चों ये एकदम नीचे आकर रुक गया। इसके बाद हमने एक चिकने पृष्ठों वाले ब्लॉक के समान भार वाला एक गेंद उसी बिंदु ए पर रख दिया, और हमने देखा कि ये बहुत तेजी से नीचे आता है और ब्लॉक के आगे जाकर रुक जाता है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि ब्लॉक और गेंद दोनों का भार समान था, पर गेंद पर कम घर्षण बल लग रहा था। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर गतिशील होती है तो वस्तु के पृष्ठ की अनियमितताएं उस सतह की अनियमितताओं से पकड़ बना लेती हैं जिस पर वस्तु गतिशील होती है। इसके कारण गतिशील वस्तु की गति समय के साथ कम होती जाती है। याद रहे बच्चों, पृष्ठ चाहे कितना भी चिकना क्यों ना हो, पर फिर भी उसमें बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं। जब गेंद नीचे की ओर गतिशील थी, उसके पृष्ठ का बहुत कम भाग समतल के स्पर्श में था, इसलिए पृष्ठों के बीच रगड़न कम थी, अर्थात घर्षण बल भी कम था। लेकिन जब ब्लॉक नीचे की ओर गतिशील था तो उसके एक पृष्ठ का पूरा भाग समतल के साथ रगड़ खा रहा था, अर्थात अधिक क्षेत्रों के स्पर्श के कारण घर्षण बल अधिक था। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु पृष्ठ पर सरकती है तो उसके गति के विपरीत कार्य करने वाले प्रतिरोध को सर्पी घर्षण कहते हैं। तो
हम कह सकते हैं बच्चों कि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसी कारण बच्चों अधिकांश मशीनों में संपर्ण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा साइकिल के पहिए धुरी के साथ जोड़ दिए जाते हैं। यदि पहिया धुरी के साथ सीधा जोड़ दिया जाए तो घर्षण अधिक होगा, क्योंकि सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण से अधिक होगा। अच्छा, ये बताओ बच्चों कि भारी सामान पर रोलर क्यों जड़े होते हैं? इसलिए क्योंकि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, और इसीलिए इस तरह से एक छोटा बच्चा भी भारी से भारी सामान को आसानी से खींच सकता है। बच्चों, साइकिल चलाते समय आपने अपने चेहरे पर हवा का बल महसूस किया होगा। ठीक उसी तरह जब आप तैरते हैं तो आपको एक बल महसूस होता है जो आपको रोकने का प्रयास करता है। ये भी एक प्रकार का घर्षण बल है। सामान्य नाम गैसों तथा द्रवों का है तरल, क्योंकि ये प्रवाहित हो सकते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण बल कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति, तरल की प्रकृति तथा वस्तु की आकृति पर निर्भर करता है। मछलियां अपनी आकृति के कारण ही तेजी से जल में गति करती हैं। उनकी सुव्यवस्थित आकृति के कारण जल का प्रतिरोध कम हो जाता है। जहाज, नाव आदि की आकृति सुव्यवस्थित होने के कारण उन पर जल का प्रतिरोध कम हो जाता है। कम तरल प्रतिरोध का मतलब कर्षण बल कम लगेगा। इसलिए हवाई जहाज, जेट इत्यादि के आकार सुव्यवस्थित होते हैं ताकि हवा में गति करते समय उन पर कर्षण बल कम लगे। तरल के सापेक्ष कोई भी वस्तु जितनी तेजी से गति करती है उतना ही अधिक कर्षण बल का अनुभव होता है। जब आप तेजी से साइकिल चलाते हैं तो आप हवा का दबाव अधिक महसूस करते हैं। ये दबाव वास्तव में कर्षण बल है। चलिए, जो पढ़ा है अब उसे दोहरा लेते हैं। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाते हैं। सर्पी घर्षण तब कार्य आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी करती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण बल कहते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे।